प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में दूरदृष्टि दोष के कारण निवारण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो दो और दृष्टि दोष बचा है, क्या नाम है उसका, आबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष, इन दोनों का भी हम इसी वीडियो में अध्ययन कर लेंगे। तो दूरदृष्टि दोष का अध्ययन करने से पहले चीज़ें देख लीजिए कि जो मानव नेत्र हम पढ़ाए थे उसमें से किसी किसी किताब में ये जो सिलेरी पेशियाँ हैं इसको पक्षमाभी पेशियाँ भी कहते हैं। इसका याद रखना, जो सिलेरी पेशियाँ हैं उसमें वहाँ पर सिलेरी पेशियाँ नहीं लिखी गई हैं किसी किसी किताब में, उसमें पक्षमाभी पेशियाँ लिखी हैं। और ये दो नाम, जो आइरिस इसे परितारिका भी कहते हैं, ये जो आइरिस है इसे परितारिका कहते हैं और सिलेरी पेशियों को पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। इसको याद रखना, क्योंकि उसमें परितारिका लिखा है और हम आइरिस लिख दिए हैं तो समझ नहीं पाओगे कि परितारिका क्या होता है या पक्षमाभी पेशियाँ क्या होता है, तो इसको ध्यान रखना। और कोई भी समस्या होगी मानव नेत्र से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में उसको बता देना, उसको भी दूर कर दिया जाएगा। तो ठीक है, अब हम दूरदृष्टि दोष का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष को समझने से पहले हमें निकट दृष्टि दोष को भी समझ लेना आवश्यक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने निकट दृष्टि दोष ही पढ़ाया था। उसमें क्या था, देखिए, अगर दूर लिखा है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष जो लिखा है वो नहीं दिखाई देती। उसमें निकट दृष्टि दोष लिखा था तो उसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती थी। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती थी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती थी। और इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो देखिए, इसमें ये लिखा है, ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो समझ गए होंगे कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अच्छा, अब इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, दृष्टि दोष तभी उत्पन्न होता है जब प्रकाश की किरणें, ये जो रेटिना है, रेटिना से या तो पहले मिल जाए या तो बाद में मिल जाए। तो जो निकट दृष्टि दोष था उसमें प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले ही मिल गई थी, इसीलिए हमने क्या किया था कि उसमें अवतल लेंस लगाया था, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। तो और वो दूर जा कर के मिल गई थी, क्योंकि बिखेरता है इसलिए वो दूर जा कर के रेटिना पर फोकसित हो गई थी, यानी कि मिल गई थी। तो उसमें क्या था कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना से पहले मिल जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरणें रेटिना से दूर चली जाएंगी। तो इसका दो कारण हो सकता है रेटिना से दूर जाने का। मतलब देखिए, एक कारण तो ये होगा कि जो नेत्र का गोलक है ये कुछ चपटा हो जाए, ये कुछ चपटा हो जाए। जब ये चपटा हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो नेत्र लेंस है और रेटिना है इसके बीच की जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी तो प्रकाश की किरणें पीछे चली जाएंगी ना, तो एक कारण तो ये हो सकता है। और दूसरा वाला जो कारण है, देखिए, पहला तो ये लिखा है नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। यहाँ इस छोटे वाले चित्र में देखिए, पहले ये देखिए, तो स्वस्थ नेत्र है। स्वस्थ नेत्र में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर जाकर के मिलती हैं, इसी को फोकसित होना कहा जाता है। तो ये रेटिना पर जाकर के मिलती हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। देखिए, लिखा स्पष्ट स्वस्थ नेत्र। स्वस्थ मतलब सही नेत्र है, इसमें किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र। देखिए, इसमें दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो रेटिना से पीछे जा कर के मिलती हैं, इसीलिए हमें वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो पहला नंबर तो इसका कारण क्या है कि नेत्र का कुछ चपटा हो जाना। पहले ये जो है यहाँ तक था लेकिन ये क्या होगा, कुछ चपटा हो गया, ऐसे चपटा हो गया। उसमें क्या था, निकट दृष्टि दोष में लंबा हो गया था तो पहले मिल गई थी, तो दूर दृष्टि दोष में चपटा हो जाएगा। सेम उसका उल्टा है, अगर निकट दृष्टि दोष याद कर ले गए तो दूर दृष्टि दोष पूरा उसी का उल्टा है। उसमें चपटा हो, उसमें लंबा होता था, इसमें चपटा हो जाता है। अच्छा, तो अब देखिए चपटा हो गया तो इसका मतलब ये भी हुआ कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना।
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई ना, उसमें क्या होता था कि नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, उसमें बढ़ जाता था और इसमें क्या होता है, घट जाता है। तो पहला नंबर तो यह हो गया, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना। दूसरा है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना। अब इसको समझिए ध्यान से, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने का मतलब है, देखिए वक्रता का मतलब वक्रता त्रिज्या नहीं है, वक्रता का मतलब वक्रता त्रिज्या नहीं है। तब क्या है वक्रता का मतलब, देखिए वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन, इसको हम बता चुके हैं। यह एक बार फिर से बढ़िया से बता देते हैं। वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन। कोई जितना ज़्यादा वक्रता वक्र से बना है, वक्र गणित में पढ़े होंगे, वक्र रेखा, छेदक रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा। सरल रेखा जो होता है इसे सीधा होता है, उसे सरल रेखा कहते हैं। और जो छेदक रेखा होता है इसे डाट डाट करके जो बना रहता है, इसे छेदक रेखा कहते हैं। और जो वक्र रेखा होता है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। तो इसी वक्र से ये वक्रता शब्द यहाँ पर जो लिया गया है, ये वाला, ये वक्रता इसी वक्र से लिया गया है, मतलब टेढ़ापन। तो वक्रता कम हो जाने का मतलब है टेढ़ापन कम हो जाना। वक्रता कम हो जाने का मतलब टेढ़ापन कम हो जाना। किसका टेढ़ापन कम हो जाना, नेत्र लेंस का टेढ़ापन कम हो जाना। देखिए ये नेत्र का टेढ़ापन कम हो जाना का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए इसमें मान लीजिए कि पहले नेत्र ऐसे था, नेत्र लेंस ऐसे था, तो इसमें देखिए कुछ झुकाव है ना, कुछ टेढ़ापन है, कुछ वक्र है। इसका कम हो जाने का मतलब कि ये और सीधा हो जाना इस प्रकार से। और वक्रता बढ़ जाने का मतलब था कि ये और मुड़ जाना, ये और मुड़ जाना। वक्रता बढ़ने का मतलब इसका मुड़ना बढ़ जाना। वक्रता कम होने का मतलब इसकी जो ये मोड़ है, मतलब ये देखिए ऐसे मुड़ा है ना, ये इस प्रकार से ऐसे मुड़ा तो है, ये ऐसे, इसका मुड़ना, वक्रता बढ़ने का मतलब इसका मुड़ना और ज़्यादा हो जाना, और वक्रता कम होने का मतलब इसका मुड़ना और कम हो जाना। वक्रता को वक्रता त्रिज्या मत समझना, नहीं गलत हो जाएगा। अब देखिए इसकी वक्रता घटने और बढ़ने पर इसकी वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब इसकी वक्रता बढ़ती है, ये वक्रता इसमें बड़ी है, जब वक्रता बढ़ती है तो वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाती है। देखिए कैसे, यही वाला ले लेते हैं। अगर हम इसी का वृत्त बनाएं, इसी का, तो ये जा करके इतना बड़ा वृत्त बनेगा। ये वक्रता बढ़ी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से ये जो परिध है इसी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जब वक्रता बढ़ी है तो वक्रता त्रिज्या छोटी हो गई है, और जब वक्रता त्रिज्या छोटी होती है तो फोकस दूरी भी छोटी हो जाती है, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अच्छा, वक्रता बढ़ने का क्या मतलब हुआ, नहीं वक्रता बढ़ना तो ये हो गया, सॉरी। वक्रता घटने का क्या मतलब होता है, वक्रता घटने का ये मतलब है कि ये सीधा हो जाएगा। तो जब ये सीधा हो जाएगा, देखिए पहले इतना था, अब सीधा होकर कितना हो गया, तो अब देखिए इसी का वृत्त अगर हम बनाते हैं तो ये बड़ा सा वृत्त बनेगा, बड़ा सा। ये केंद्र और ये क्या नाम है, पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहो चाहे इसे परिध कहो। तो देखिए जब वक्रता घटी है तो त्रिज्या बढ़ गई है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जब वक्रता घटी है मतलब टेढ़ापन घटा है तो इसकी त्रिज्या बढ़ गई है, और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको, कहाँ गया, यहाँ लेंस की वक्रता कम हो जाना। लेंस की जब वक्रता कम होगी तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। नेत्र की जब वक्रता कम होगी तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। तो देखिए इसकी ये फोकस दूरी क्या हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ चली गई। फोकस दूरी वही होती है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है, इसी को हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन इसकी फोकस दूरी जब बढ़ गई तो कहाँ चला गया, रेटिना के पीछे चला गया। इसलिए जब ये रेटिना पर नहीं मिला तो इसका प्रतिबिंब भी हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया। अच्छा, तो इसका दो कारण होगा। पहला नंबर है नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, जिससे क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब पीछे चला जाता है।
दूसरा है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना। जब नेत्र लेंस की वक्रता कम होती है तो उससे उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। इसलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना ना मिल करके रेटिना के पीछे जा कर के मिल जाता है। अच्छा, तो ये दो कारण हो गया। अब इसका निवारण देखिए। निवारण का मतलब हमें करना क्या है कि इन किरणों को हमें रेटिना पर मिलाना है। तो रेटिना पर अगर हमें इसे मिलाना है तो इसे करना क्या होगा कि किरणों को और दबाना होगा, किरणों को और दबाना होगा। तो लेंस जो है दो प्रकार का होता है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। एक क्या करता है कि किरणों को फैलाता है और एक किरणों को मोड़ता है। मतलब एक किरणों को मुख्य अक्ष से दूर भेजता है और एक किरणों को मुख्य अक्ष की ओर लाता है। तो जो मुख्य अक्ष से दूर भेजता है उसका अवतल लेंस नाम है। इसको फिर से एक बार बना करके दिखा देते हैं। देखिए, अवतल लेंस जो होता है वो क्या करता है कि किरणों को ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ये मुख्य अक्ष से दूर हो जाती हैं, ये अवतल लेंस होता है। और जो उत्तल लेंस है वो किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। ऐसे आएंगे तो मुख्य अक्ष की ओर चली जाएंगी, ये भी आ रही थी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर चली जाती हैं। और जहाँ पर ये मिलती हैं उसी को मुख्य फोकस कहते हैं, और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम और द्वितीय, इसमें दो दो मुख्य फोकस होता है। अच्छा, तो इसमें हमें क्या करना है, किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना है। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें हमें उत्तल लेंस लगाना है। देखिए, इसे हमें किरणों को मोड़ना था, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दें तो इसमें जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। इस चित्र को देखिए ध्यान से। देखिए, ये लिखा है दूर दृष्टि दोष के संसाधन के लिए उत्तल लेंस। जब इसके सामने चश्मे में हमने उत्तल लेंस लगा दिया तो ये क्या किया कि किरणों को थोड़ा सा मोड़ दिया। देखिए नीचे आया ना, पहले ऊपर से आ रहा था, अब ये नीचे हो गया। जब ये नीचे हो गया तो ये जा करके रेटिना पर फोकसित हो गई, यानी कि मिल गई। और जब रेटिना पर मिल जाती हैं तब हमें उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से नेत्र के सामने दूरदृष्टि दोष में चश्मे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए ध्यान से। इसमें जो है उचित फोकस दूरी एक शब्द आया है, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस से लगाना पड़ता है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लेते हैं कि चाहे जो लेंस लगा करके हम किसी भी दोष को दूर नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग कभी चश्मा बनवाने गए होंगे, अपना तो अभी लगा नहीं होगा लेकिन कुछ बच्चों का लगा भी होगा जिनका सिर दर्द करने लगता है। अगर अपने घर में किसी भी दादी नाना नानी किसी को भी अगर चश्मा लगवाने गए होंगे तो उसमें देखे होंगे जो डॉक्टर होता है वो एक ही चश्मा दे करके तुरंत उनको घर पर नहीं भेज देता है। वो करता क्या है कि बारी बारी से बहुत सी चश्मों को आँख पर लगाता है। आँख पर लगाने के पश्चात वो पूछता है कि दिखाई दिया कि नहीं। मतलब देखने वाला कोई रख देता है वस्तु सामने, उस वस्तु को देखने के लिए कहता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक चश्मा लगाया, फिर कहेगा देखो इसको, तो देखने के लिए कहेगा। तो अगर तब होगा क्या कि वो अगर सही नहीं हुआ तो उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये होता है कि वो जो चश्मा लगाया है उसकी फोकस दूरी इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं हो पाई है कि वो रेटिना पर जा कर के केंद्रित कर दे। देखिए चित्र को भी देखिए, मान लेते हैं चश्मा लगाए, उस चश्मा को लगाने के बाद इस प्रकार से उसकी फोकस दूरी हुई कि इतना से तो कुछ कम हो गई, यहाँ आकर के मिल गई, लेकिन पूरा रेटिना पर नहीं मिली। तब क्या होगा कि उस व्यक्ति को कुछ अच्छा तो प्रतिबिंब दिखाई देगा लेकिन पूरा अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो कहेगा वो व्यक्ति कि अभी नहीं पूरा दिखाई दिया है। तब वो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसे और कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। तब क्या करेगा कि उससे घटा करके और देगा। तो घटा करके जब और देगा तो और नज़दीक आ जाएगा। अगर रेटिना से कुछ और आगे हुआ तब तो व्यक्ति कहेगा कि अभी नहीं दिखाई दिया। अगर रेटिना पर पहुंच जाएगा तो कहेगा कि दिखाई देने लगा। तो अगर कम हुआ मतलब अभी रेटिना पर नहीं पहुंचा तो उससे घटा करके एक और कम दे देगा। तो ऐसे जब 5-6 चश्मा देता है तब जा कर के वो यहाँ पर फोकसित होता है। तो उचित फोकस दूरी का मतलब यही है कि ऐसी फोकस दूरी होनी चाहिए सामने ये जो लेंस लगा है कि वो प्रतिबिंब को रेटिना पर ला करके फोकसित कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चश्मा लगा दे, वो पहले ही ला करके ज़्यादा मोड़ दे या इतना मोड़े कि इसके पीछे चला जाए। उस लेंस को, चश्मे में जो लेंस लगा है उसको इस प्रकार से होना चाहिए
कि वो ना तो रेटिना के आगे जाए और ना तो रेटिना के पीछे। इसी को क्या कहते हैं? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष देखिए इसमें लिखा है ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति ना तो अधिक दूर की वस्तुएं देख पाता है और ना ही अधिक पास की वस्तुओं को देख पाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो फिर से सुनिए, दूर दृष्टि दोष जो था उसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती थी लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती थी। जो निकट दृष्टि दोष था उसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती थी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती थी। ये जो जरा दृष्टि दोष है इसमें दोनों दोष पाया जाता है, यानी कि इसमें व्यक्ति ना तो ज़्यादा दूर की ही वस्तुएं देख पाता है और ना ही ज़्यादा पास की ही वस्तुएं देख पाता है। वो एक सीमित दूरी होती है, उसी बीच में अगर कोई वस्तु आएगी तब तो देख पाएगा। अगर उस सीमित दूरी से पीछे चली गई तब भी नहीं देख पाएगा और उस सीमित दूरी से अगर आगे चली गई तब भी वो व्यक्ति उस वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों होता है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों होने का मतलब यही हुआ कि वो व्यक्ति ना तो ज़्यादा पास देख पाता है और वो व्यक्ति ना तो ज़्यादा दूर ही देख पाता है, यानी कि एक सीमित क्षेत्र के बीच की ही वस्तुओं को वो व्यक्ति देख पाता है। अच्छा, इसका अब कारण क्या हुआ? देखिए, मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना। अब इसको समझिए ध्यान से। चित्र में मानव नेत्र का जो चित्र था उसमें समझिए, मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना। उसके बाद है नेत्र लेंस का कठोर हो जाना। पहले देखिए, मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना। ये जो सिलेरी पेशियाँ या पचमाभी पेशियाँ थी, ये क्या करती थी कि इस पर दबाव डालती थी। दबाव डाल करके इसकी फोकस दूरी को इस प्रकार से व्यवस्थित करती थी कि वस्तु चाहे जहाँ रखी हो उसका प्रतिबिंब आकर के रेटिना पर मिल जाए। लेकिन जब ये मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएंगी, यानी कि अपना काम करना बंद कर देंगी, और ये जो रोग होता है ये वृद्धावस्था में होता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी जो मांसपेशियाँ हैं, शरीर पेशियाँ, वो काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि शिथिल हो जाती हैं। तो इसी को लिखा है कि दुर्बल हो जाती हैं, यानी शिथिल हो जाती हैं, काम करना कम कर देती हैं, कम काम करने लगती हैं। तो जब कम काम करने लगती हैं तो इसका काम क्या था कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि वस्तु चाहे जहाँ रखी हो उसका प्रतिबिंब आकर के कहाँ मिले? रेटिना पर मिले। तो जब ये दुर्बल हो जाती हैं, यानी कि ये इसकी फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा नहीं सकती हैं। एक सीमित, मतलब देखिए, जब वस्तु ज़्यादा दूर होता है तो क्या करती हैं? इसको फैला देती हैं। जब वस्तु पास होता है तो इसको दबाती जाती हैं, इसे दबाती जाती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष हो जाता है उस व्यक्ति की ये मांसपेशियाँ इतनी शिथिल हो जाती हैं कि इसे ना तो ज़्यादा घटा सकती है और ना तो ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो जब ना ज़्यादा घटा सकती हैं ना ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, तो उससे क्या होता है कि एक सीमित दूरी के बीच में अगर कोई वस्तु आती है तब तो उसे देख ले जाते हैं। लेकिन अगर उस सीमित दूरी से ज़्यादा दूर चला गया या उस सीमित दूरी से ज़्यादा नज़दीक चला आया तो ये उतना नहीं मुड़ पाती हैं कि उस वस्तु को रेटिना पर ला करके फोकसित कर सकें। तो इसलिए क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में जो ये पचमाभी पेशियाँ होती हैं शिथिल हो जाती हैं, अपना काम करना बंद कर देती हैं। पूरा पूरा बंद नहीं करती हैं, हल्का फुल्का करती भी हैं। मतलब शिथिल, दुर्बल हो जाना। देखिए लिखा है ना, दुर्बल मतलब कमज़ोर हो जाना। जैसे पहली थी, युवावस्था में उस प्रकार से नहीं रह सकती हैं, वृद्धावस्था में ये रोग होता है। अच्छा, उसके बाद है नेत्र लेंस का कठोर हो जाना। ये देखिए, ये जो नेत्र लेंस है ये भी कठोर हो जाता है। जब ये कठोर हो जाता है तो ये मुड़ता, मतलब दबता और फैलता नहीं है। इसी के दबने और फैलने से ही तो इसकी फोकस दूरी चेंज होती है। ये जब दबता है या फैलता है तब वस्तु चाहे जहाँ रखी होती है। देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए
क्या होना चाहिए कि जो वस्तु है वो हमेशा नेत्र के फोकस दूरी से दुगुनी दूरी से अधिक दूरी पर होना चाहिए। अगर नेत्र लेंस के सामने कोई वस्तु फोकस दूरी के दुगुनी दूरी से अधिक दूरी पर रहेगा तभी वो नेत्र क्या करता है, इसकी रेटिना पर ले जा कर के उस वस्तु को फोकसित कर देता है और हम स्पष्ट रूप से देख ले जाते हैं। लेकिन जब ये नेत्र लेंस कठोर हो जाएगा तब ये घटेगा और बढ़ेगा नहीं, यानी कि आवश्यकता अनुसार जो इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है वो इसे बदल नहीं पाएगा। तो जब आवश्यकता अनुसार नहीं बदल पाएगा तो वस्तु चाहे जहाँ रखी रहेगी उसको वो रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाएगा, यानी कि वो तो या तो आगे ही बन जाएगा या तो पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार से उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे स्पष्ट रूप से। तो इसका हो गया कारण। अब हम इसका निवारण करेंगे। तो देखिए निवारण को समझ सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों दोष है, निकट दृष्टि दोष भी है और दूरदृष्टि दोष भी है। यानी कि इसके चश्मे में हमें इस प्रकार से लेंस लगाना है कि वो निकट दृष्टि दोष को भी दूर करे और दूरदृष्टि दोष को भी दूर करे। तो ये पहले पढ़ चुके हो कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके चश्मे में हमें ऐसा लेंस लगाना है कि जिसमें उत्तल लेंस भी लगा रहे और अवतल लेंस भी लगा रहे। तो देखिए पहले इसको पढ़ देते हैं। देखिए इसके निवारण के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी का मतलब होता है कि दोनों फोकस लगा हो, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगा हो। तो जब अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लग जाएगा तो क्या करेगा कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या करेगा कि अवतल लेंस किस में लगता है, निकट दृष्टि दोष में। तो अवतल लेंस क्या करेगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती थी, दूर की नहीं दिखाई देती थी। तो अवतल लेंस जो होगा वो दूर की वस्तुओं को दिखाई देने में सहायता प्रदान करेगा। अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को दिखाएगा और जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किस में लगता है, दूरदृष्टि दोष में। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो उत्तल लेंस जो लग जाएगा वो क्या करेगा, निकट की वस्तुओं को दिखाई देने में सहायता प्रदान करेगा। तो जब द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को दिखाई देने में सहायता प्रदान करता है और उत्तल लेंस पास की वस्तु को दिखाई देने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से इसमें जो दोष था कि ज़्यादा ना तो दूर देख पाता था और ना ही ज़्यादा पास देख पाता था, ये दोनों समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसके लिए जो लेंस है उसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगा दिया जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से ये भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद में जो है एक दोष और बचा है, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। उसका नाम है, देखिए, अबिंदुकता। अबिंदुकता। अब देखिए अबिंदुकता क्या होता है। ये जो अबिंदुकता होता है ऐसा दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती, अबिंदुकता कहलाती है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जो है अगर एक दूरी पर दो वस्तु रख दिया जाए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो ये उसे समझ देख नहीं पाता है आसानी से। इसका ये मतलब हुआ कि पेज कहाँ चला गया, देखिए इसमें इसी में बना देते हैं। देखिए इसमें जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को ना दिखाई देने का ये मतलब हुआ कि नेत्र के सामने एक हम इस प्रकार से वस्तु रख देते हैं और हम एक इस प्रकार से वस्तु रख देते हैं। ये क्षैतिज वस्तु हो गई और ये ऊर्ध्वाधर वस्तु हो गई। जब इन दोनों को हम नेत्र के सामने रखते हैं तो नेत्र जो है इन दोनों को एक साथ नहीं देख पाती है। वो नेत्र अगर इसको सही से देख पाएगी तो इसको नहीं देख पाएगी, और अगर इसको सही से देख ले जाए, इसको अगर सही से देख ले जाएगी तो इसको नहीं देख पाएगी। मतलब वो केवल एक ही लाइन को देख पाएगा। अगर क्षैतिज वाला देख पाएगा तो ऊर्ध्वाधर वाला उसे टेढ़ा प्रतीत होगा, और अगर ऊर्ध्वाधर वाला देख ले गया तो उसे क्षैतिज वाला टेढ़ा प्रतीत होता है। यानी कि अगर इसको, जैसे मान लीजिए कोई जाली देख ली, जाली कैसे होता है, जाली ऐसे तो होता है इस प्रकार से।
अगर कोई जाली देख लिए या कोई कपड़ा देख लिए, शर्ट कोई देख लिए, उसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन की ऐसी पट्टियाँ नहीं लगी होती हैं किसी किसी कपड़े में। तो जब कोई व्यक्ति जाली को या किसी कपड़े को देखेगा तो उसमें जो ये पट्टियाँ होती हैं वो उसे समान रूप से नहीं दिखाई देंगी। मतलब वो कपड़े को नहीं समझ पाएगा कि ये इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पट्टियाँ लगी हुई हैं। एक पट्टी तो उसे सही दिखाई देगी, या तो क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा, और अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगा। मतलब एक तो गोल प्रतीत होने लगेगा और एक सही दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से इस दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं कि जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखी दो वस्तुओं में से किसी एक को ही वो जो नेत्र है वो सही से देख पाएगा। देखेगा तो दोनों को, लेकिन उसमें होगा कि एक तो सही दिखाई देगा लेकिन एक तो टेढ़ा वक्राकार दिखाई देगा, विकृत दिखाई देगा, मतलब वो सही से नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया? अबिंदुकता। इसका कारण क्या है? देखिए, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है। कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है कि ये मतलब है, देखिए ये तो कार्निया है, ये गोल तो है, ये गोल है। जब कार्निया की जो आकृति है गोलीय नहीं होने का मतलब है कि ये और ऐसे सीधा हो जाता है, इस प्रकार से ऐसे सीधा हो जाता है। जब ये सीधा हो जाता है तब हमें अबिंदुकता उत्पन्न होती है। यानी कि इसके सीधा हो जाने के कारण क्या होता है कि क्षैतिज वाला और ऊर्ध्वाधर वाला दोनों एक साथ में स्पष्ट नहीं आती हैं। तो इसका निवारण देखिए क्या है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस चश्मे में जो है बेलन के आकार का जो लेंस होता है उसका प्रयोग हम कर देते हैं जिसमें अबिंदुकता होती है। तब वो जो बेलनाकार लेंस है वो क्या करती है कि क्षैतिज, वो जो बेलनाकार लेंस है वो इसे क्या कर देती है? गोलीय कर देती है। यही तो समस्या था कि ये गोलीय नहीं था, ये थोड़ा सा सीधा हो जाता है। तो जो बेलनाकार लेंस होता है वो इसमें क्या नाम है, कार्निया को जो है इसे गोलीय कर देती है। और जब कार्निया को गोलीय कर देती है तो गोलीय ही तो होना था। जब ये गोलीय हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब सही से यानी कि स्पष्ट नज़र आने लगता है और उस व्यक्ति में जो अबिंदुकता का दोष था वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे कि इसका निवारण क्या है। फिर से इसको समझ लीजिए जल्दी से। अबिंदुकता ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुएं एक साथ रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती हैं। यानी कि उसमें व्यक्ति में अगर अबिंदुकता हो गया तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। वो ये नहीं बता पाएगा कि कौन सी वस्तु क्षैतिज रखी है और कौन सी वस्तु ऊर्ध्वाधर रखी है। इसका जो कारण है वो कार्निया का कुछ गोलीय, कार्निया का जो गोलीयपन है वो कुछ कम हो जाता है, यानी कि वो सीधा हो जाता है। और इसके लिए, इसके निवारण के लिए चश्मे में क्या करते हैं? हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जितने भी दोष थे इस चैप्टर में वो सब समाप्त हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में क्या नाम है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बचा है, ये केवल 2 टॉपिक बचा है, उसको हम समाप्त कर देंगे। तो उसके बाद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप आसानी से उन सबका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।